एक झूठ को इतनी बार बोलो कि झूठ को भी लगे कि यही सच है। और ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना षड्यंत्र है। अरे क्रीमी लेयर के लोग हैं तो ये सारा का सारा जो हमारे पिछड़ों को, दलितों को जो आरक्षण मिलता है, सब ये लोग खा जाते हैं, मलाई मार ले जाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव 14 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद जब इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि हिंदुस्तान का एक विश्वविद्यालय, एकेडमिया जो है एक बहुत ही प्रखर अध्यापक से वंचित रह गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छा ही किया इनका अपॉइंटमेंट नहीं किया वहां पे। क्योंकि अगर वो विश्वविद्यालय में रहते तो विश्वविद्यालय की चार दीवारी में सिमट के रह जाते, कुछ छात्रों को पढ़ाते, कुछ छात्र उनसे प्रेरणा लेते। लेकिन अब तो पूरा हिंदुस्तान इनका विश्वविद्यालय हो गया है। और जब मैं इनके पॉडकास्ट को देखता हूं, जब इनको बोलते हुए सुनता हूं, तो मुझे वाकई में बड़ी हैरानी होती है कि इतना आर्टिकुलेट आदमी, ये उस विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है जिसने इनका अपॉइंटमेंट नहीं किया। और इसलिए मेरा मानना यह है कि आने वाला वक्त होगा जब न केवल वो विश्वविद्यालय बल्कि वो विचारधारा अपने उस कृत्य के लिए बहुत अफसोस करेगी कि हमने क्यों इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं वाकई में बहुत प्रभावित हूं, उम्र में मुझसे छोटे, लेकिन मैं वाकई बहुत प्रभावित हूं। बहुत कम लोग होते हैं जितने आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, भाषा पे इतना कमांड और नियंत्रण होता है। और जब मैंने इनकी पहली किताब पढ़ी, प्रोफेसर की एक डायरी, जिसके पता नहीं कितने एडिशन हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 9 एडिशन हो चुके हैं, और 15 दिन के अंदर नया एडिशन आ जाया करता। मैं भी बड़ा चमत्कृत था कि मैंने भी कई किताबें लिखी, मेरे तो कोई एडिशन निकलते, इनके कैसे निकल जाते हैं। और उसके बाद जब ये किताब आई तो मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा, करीब 1 घंटे या 1 घंटा नहीं, करीब 3-4 घंटे मैंने इसको पढ़ डाला। और मुझे समझ में आया कि दरअसल ये जो जाति का विमर्श है और जनगणना को लेकर, ये एक बहुत बड़ा तबका क्यों इतना परेशान है, क्यों उसको तकलीफ हो रही है। दरअसल इस तकलीफ की जड़ में जाने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बता देना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। बहुत साल पहले की बात है, अमेरिका में एक लड़का था जिसका नाम था मार्टिन। उसके कुछ गोरे दोस्त थे, 5-6-7 साल की उम्र का था। और एक दिन वो बच्चा अपने घर पे आया और उसने कहा कि मां, मैं अपने उन दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, तुम इसके साथ नहीं खेल सकते, आप अपने घर पे जाओ। उनके पेरेंट्स ने बड़ा पोलाइटली उनको कहा। तो बच्चा बहुत परेशान हुआ, 7-8 साल का बच्चा था, वाकई में परेशान होगा। जिसके साथ में खेलता था वो बहुत आज हमारे साथ नहीं खेलने, क्यों? तो मां के पास आया, थोड़ा रूठा हुआ था, थोड़ा परेशान था, थोड़ा नाराज था, तकलीफ में भी था। तो मां ने उसको गोद में बिठाया और उसको समझाया, बेटा, पूरी कहानी बताई उसको। वो कहानी थी दरअसल कि कैसे इस दुनिया के अंदर स्लेव सिस्टम है और हम लोग स्लेवरी से आए हुए। और फिर अंत में उनकी मां ने कहा, बेटा, यू आर एज गुड एज एनीवन, तुम वैसे ही हो जैसे बाकी के लोग हैं। तो अपने आप को इस कुंठा में मत रखो कि तुम उनसे अलग हो या तुम उनसे कमतर हो। और यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको जूते खरीदने थे। उसके पिता बहुत मेहनत कश थे, लेकिन बहुत पैसा उनके पास नहीं था। तो उनके पिताजी ने कहा कि चलो बेटा, मैं तुमको जूते खरीदवा देता हूं। मार्केट में गए, स्टोर में, और स्टोर में गए तो जो फ्रंट सीट थी वहीं पे बैठ गए, जूता देखने लगे। तो उस स्टोर का जो मैनेजर था वो आया और उसने कहा कि नहीं, आप पीछे जाके बैठिए। तो उसके पिताजी बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा, I don't care how long I have to live with the system. I will not accept this system. और वो उठ के चले आए, उन्होंने जूता नहीं खरीदा।
उस बालक का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और जो लड़ाई बचपन में जो उसकी मां ने उसको समझाया था और बाप ने जो उसको समझाया था, उस लड़ाई को उसने लड़ा और लड़ने के बाद उसने मॉन्टगोमरी, जहां पे एज पेस्टर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, एक नया इतिहास रचा बस सेग्रीगेशन के खिलाफ। और उस लड़ाई को जीतने की जो पूरी कोशिश थी, जो तजवीज थी, हम सब लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि जिस शख्स को आज हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के समाज में पूरी तरीके से बेदखल करने की कोशिश है, उसका नाम है महात्मा गांधी। और मार्टिन लूथर किंग ने अहिंसा का, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के टेक्निक का जो एक्सपेरिमेंट किया, वो अद्भुत एक्सपेरिमेंट था। 1 साल तक जब रोजा पार्क्स, सॉरी, जब वो बस में बैठी, क्योंकि अगली सीट पर तो उनको हटाया गया, हटाने की बात हुई तो उन्होंने हटने से मना कर दिया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके विरोध में वहां पे मॉन्टगोमरी में वो जो आंदोलन चला, वो 1 साल तक चला। और जितने ब्लैक्स थे उन्होंने तय किया था कि जब तक ये नियम खत्म नहीं होगा तब तक वो बस का उपयोग नहीं करेंगे। और वो जो अद्भुत लड़ाई थी 1 साल की, अंत में उनकी विजय हुई उस लड़ाई में। तो कहने का आशय सिर्फ इतना सा है कि ये जो श्रेष्ठता का बोध है, दरअसल ये श्रेष्ठता का बोध ही पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधकार की तरफ लेके जा रहा है, जो चाहे अमेरिका हो और चाहे हिंदुस्तान हो। अभी डॉक्टर लक्ष्मण ने जो बात कही कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, और नैरेटिव क्या है कि ये अंग्रेज आए तब जातिवाद शुरू हुआ, नहीं तो हमारे यहां तो जाति था ही नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इन लोगों के नैरेटिव मेकिंग में इतनी ताकत है कि ये एक दिन ये भी साबित कर देंगे कि सूरज पूरब में नहीं तब पश्चिम में होता है। इतनी ताकत है इनके नैरेटिव। एक झूठ को इतनी बार बोलो कि झूठ को भी लगे कि यही सच है। तो सबसे बड़ा खतरा हमें इसी बात को लेकर यह है कि जब जाति जनगणना का प्रश्न खड़ा होता है तो पहली चीज आती है कि हिंदुओं को दरअसल डिवाइड करने की कोशिश है, इस देश को बर्बाद करने की कोशिश है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पूरी विचारधारा है, ये विचारधारा दरअसल उस पुराने वर्चस्व को नए सिरे से स्थापित करने की एक कोशिश है जो हजारों साल से चल रही है, जिसमें एक तबके के खिलाफ एक हजारों साल से अन्याय और इनजस्टिस लगातार हो रहा है। जाति जनगणना दरअसल उसके खिलाफ खड़ी हुई जो चेतना है, उस चेतना उस पूरे के पूरे नैरेटिव को, उस वर्चस्ववाद को पूरी तरीके से उसी तरीके से खत्म करने की कोशिश है, उसी दिशा में चीजों को ले जाने की कोशिश है। इसलिए ये डरे हुए हैं, इसलिए ये परेशान है, और इसलिए एक शब्द का आप लोग बार बार ध्यान रखिएगा। हम लोग अक्सर इनके जो शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। ये बार बार समरसता की बात करते हैं, हमको लगता है कि बहुत अच्छी बात करते हैं। समरसता, आप डिक्शनरी उठा के देखिएगा, समरसता शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। समरसता माने एक तरीके का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक तरीके की हार्मनी। तो हार्मनी किनके बीच में होनी चाहिए? दो अलग अलग गुटों के बीच में जो शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तभी तो हार्मनी की बात करते हैं ना। ये समावेशिता की बात क्यों नहीं करते? हम सब लोग एक समान हैं, ये उसकी बात नहीं करते। ये कोशिश करते हैं कि दरअसल जो वर्चस्ववादी तबका है, जो हजारों साल से अपने वर्चस्व को बनाए हुए धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, समाज के नाम पे, दरअसल उस वर्चस्व में आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, आज का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, जो इलेक्शन पर आधारित है, उसमें बिना इस तबके को साथ लिया आप अपने वर्चस्व को आगे नहीं बढ़ा सकते, या अपना वर्चस्व को स्थापित नहीं रख सकते। क्योंकि आप उस वर्चस्व को स्थापित आपको रखना है, इसमें मजबूरन आपको इस तबके को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उसको बंधुत्व का अधिकार नहीं देंगे। इस षड्यंत्र को, इस साजिश को हमें समझना पड़ेगा कि वो अभी भी लीडरशिप पोजीशन पर रहना चाहते हैं,
आप हमारे पीछे रहिए, तब वो समरसता की बात करते हैं। और हमको लगता है कि बड़ी अच्छी बात करें, समरसता तो बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, और दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उनकी बातों से सहमत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि इनका जो नैरेटिव बिल्डिंग है, जो पूरे समाज की सोच को बदलने का जो एक प्रोजेक्ट 1925 से चल रहा है, जो लगातार हमारी और आपकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, लगातार अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से हमारे बीच के बहुत बड़े तबके को दरअसल वही सोचने के लिए मजबूर कर देता है, वही कहने के लिए मजबूर कर देता है जो दरअसल वो चाहते हैं। और हम सब लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उस प्रोपेगेंडा वॉर के विक्टिम है, शिकार है, बिना ये जाने हुए कि हमारी चेतना पर भी कैसे इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। ये बहुत आपने 2014 के पहले कभी सुना था कोई नैरेटिव शब्द का? मैंने तो नहीं सुना था। एजेंडा शब्द का इस्तेमाल सुना तो नहीं सुना था। आपने आईटी सेल का नाम सुना था? नहीं सुना था। नहीं सुना था ये सारे शब्द। आप तो एजेंडा चलाते हैं। अरे योगेश जी तो आंदोलन जीवी हैं, तो आंदोलन करना ही देश अपराध हो गया। सोचिए, अगर आंदोलन नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, अगर आंदोलन नहीं है तो लोकतंत्र ही नहीं है। लेकिन आपने एक आंदोलन शब्द, जीवी शब्द गढ़ के आपने उस पूरे के पूरे लोकतांत्रिक चेतना को बर्बाद करने को, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर दी। अरे तो आंदोलन जीवी, इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना षड्यंत्र है। आप देखिए, एक शब्द लेके क्रीमी लेयर। अरे क्रीमी लेयर के लोग हैं, तो ये सारा का सारा जो हमारे पिछड़ों को, दलितों को जो आरक्षण मिलता है, सब ये लोग खा जाते हैं, मलाई मार ले जाते हैं। ये क्रीमी लेयर शब्द आ गया। आपको भी लगता है यार, तो वाकई में तो ये तो लक्ष्मण यादव जी के परिवार के लोग, लालू यादव परिवार के लोग, अखिलेश यादव परिवार के लोग, मुलायम सिंह यादव के सत्ता पे बैठे हुए कुंडली मार के पूरी मलाई खाई जा रही है लोग। तो आप भी उस बात से कन्विंस हो जाते हैं, वह जो कन्विंस हो जाते हैं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ एक तरीके से नफरत का वातावरण बनाने लगते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा सवाल कि जो क्रीमी लेयर का सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो हजारों साल से सत्ता की मलाई क्या नहीं खा रहे थे क्या? कौन क्रीमी लेयर? इस भारतीय समाज का क्रीमी लेयर कौन है जो पिछले 2-2.5 साल से लगातार सत्ता की मलाई खा रहा है? कभी आपने इस बारे में सोचा? नहीं सोचा। सत्ता के हर प्रतिष्ठान पर, ज्ञान के हर प्रतिष्ठान पर, समाज के हर प्रतिष्ठान पर जिन लोगों का कब्जा है, वो हमको और आपको सिखाते हैं कि देखिए पिछड़ों दलितों के अंदर कुछ लोग हैं जो क्रीमी लेयर बने हुए हैं और सारी मलाई खाए जा रहे हैं। सवाल हम नहीं सोचते। हमें सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी याद आ जाता है जो 1992-93 में भी दिया गया था, और हम उस समाज के को अपना दुश्मन मानकर उनसे अलग अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने लगते हैं, अपना अपना अलग नैरेटिव बनाने लगते हैं। यह है अपने वर्चस्ववाद को स्थापित किए रहने की एक क्रीमी योजना। ये पूरी कोशिश है कि पिछड़ों को पिछड़े अति पिछड़ों में बांट दो, दलितों को दलितों अति दलितों में बांट दो, और फिर अपना आप सत्ता का वो करो। जिस शख्स ने जाति जनगणना की बात शुरू की थी, कहां है आज? किस बोर्ड में बैठे हुए? किसी को याद है? किसी को याद है कहां है? ये जो छोटी छोटी जातियां जो खड़ी की गई हैं, एक एक सांसदों की पार्टी, ये किसकी उपज है? ये दरअसल उस वर्चस्ववाद को बनाए रखने के षड्यंत्र की उपज है। और यह कारण नहीं है कि जब मार्टिन लूथर किंग ने 1954-55 में जब मॉन्टेगोमरी का वो बस सेग्रीगेशन के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने पूरी थीसिस लिखी, अपनी किताब में उसका जिक्र किया था, जिस किताब का नाम देखिए है स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टेगोमरी स्टोरी। उस किताब में जो
पहली चीज उन्होंने लिखी है वो क्या है? उन्होंने कहा है देयर वॉज एन अपॉलिंग लैक ऑफ यूनिटी अमंग द लीडर्स, ईच लॉगरहेड्स विद ईच अदर। आपको याद है ना दलित पिछड़ों की कितनी पार्टियां इस देश के अंदर, गिन सकते हैं क्या आप? अगर गिन सकते हैं तो बता दीजिए मुझे। समाज का 70% तबका इनके वर्चस्व को उखाड़ के न फेंके, इसलिए 70% समाज को इतने धड़ों में बांट, इतने गुटों में बांट दो, आपस में इनको इतना लड़ा दो कि ये हमारे वर्चस्व को चुनौती न दे सके। ये बात मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका के संदर्भ में कही थी, ब्लैक मूवमेंट के संदर्भ में कही थी। देयर वाज एन अपॉलिंग लैक ऑफ यूनिटी अमंग द लीडर्स, ईच लॉगरहेड्स विद ईच अदर। एक रिपब्लिकन पार्टी बनी थी महाराष्ट्र के अंदर। आज कितने रिपब्लिकन पार्टी है? उनके एक मेंबर को आप कैबिनेट में रख लेते, क्यों? उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया दल बना हुआ है, उसका 1 या 2 मेंबर कैबिनेट रैंक मिला हुआ है, क्यों? ताकि एकजुट ना हो पाए, इकट्ठा ना हो पाए। और मार्टिन लूथर किंग ने दूसरी बात कही थी, मुझे लगता है कि इस पर हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा था, अब मैं बार बार इसका उदाहरण दे रहा हूं, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये सारी चीजें तो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। और हिंदुस्तान के जो 70% आबादी है, जो दलितों पिछड़ों की जो आबादी है, जो आजादी के बाद जिसमें चेतना का एक नया प्रस्फुटन हुआ है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, कैसे उसके अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी तक क्रिएट नहीं हो पाया। तो मैंने पहले बोला आपस में झगड़िए, आपस में झगड़ा रहे हैं, आपको फिर कह रहे हैं crippled by the indifference of the educated group। इस तबके का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार तबका है, जो वाकई में इस समाज को के लिए लड़ सकता है, उसमें इंडिफरेंस है। अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइए, अगर मार्टिन लूथर किंग गलत है बताइए। कितने पढ़े लिखे तबके हमारे समाज के दलितों पिछड़ों के बीच में है जिनके अंदर एक इंडिफरेंस है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, द पैसिविटी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द अनएजुकेटेड। जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो पैसिव है। ये और साथ ही साथ हो सकता है इसका एक बड़ा कारण ये भी हो, जो बाद में मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, द करोडिंग सोर्स ऑफ इंफीरियरिटी, द लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है, यह हमारे दिमाग में पेवस्त कर दिया गया, आज से नहीं, पैदा होने के साथ। पिछले जन्म में जरूर कुछ काम किए हुए, तभी तो इस जन्म में इस जाति में पैदा हुआ। यही कहा जाता है ना, यही सिखाया जाता है। इस जन्म में अच्छा करेंगे तो फिर ऊंची जाति में जाएंगे। ये जो धर्म के नाम पे जो हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है, हमारे अंदर जो सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को इतना इंकलकेट कर दिया गया सिस्टमेटिक तरीके से कि हम सोच ही नहीं पाते, हमको अपने से घृणा होने लगता है, हमें अपने से पिटी होने लगती है। इसलिए अद्भुत समानता है। जब आप नारायण गुरु को जब आप पढ़ते हैं तो मार्टिन लूथर किंग को पढ़ते हैं तो दोनों एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन इज लिबरेशन। शिक्षा ही एक तरीके की जिसे कहते हैं मुक्ति है। लेकिन शिक्षा वो नहीं जो हमारा पढ़ा लिखा तबका जो बिल्कुल इंडिफरेंस पैदा कर रहा है, वो नहीं। शिक्षा वो जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपको बता रहे हैं। और वैसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। हम इन सब चीजों को लेकर शायद इतने इंडिफरेंट होंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। 1927 बाबा साहब आंदोलन का महान आंदोलन क्या है आप सोच सकते हैं? जिस जलाशय से जानवर को पानी पीने की इजाजत थी, वहां इंसान नहीं पानी पी सकता और हमारा खून नहीं खोलता। वाइकोम सत्याग्रह जो नारायण गुरु और पेरियार ने लॉन्च किया था, जिसमें गांधी जी की सहमति, गांधी जी के टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था उसमें, वो क्या था? शिव के मंदिर के इर्द गिर्द जाने वाली जितनी गलियां हैं उसमें से दलित पिछड़े नहीं चल सकते थे।
और हमारा खून नहीं खोलता। यही लड़ाई तो मार्टिन लूथर किंग ने वहां लड़ी, हम जिस बस में बैठेंगे हमें बराबर में, हमें अगली नहीं पिछली सीट पे बैठना पड़ेगा। वो किसी इसलिए क्योंकि वहां पे तो स्लेवरी खत्म हो गई थी अब्राहम लिंकन, जो सिविल वॉर के बाद से जो दक्षिण तबका था उस, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली एक ले आया, सेपरेट बट इक्वल, तो संवैधानिक तौर पर व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन उसका प्रतिकार हुआ। तो ये जो पूरी कहानी है, उनको लगता है कि जाति जनगणना से प्रॉब्लम क्या होगी। और मैं एक चीज को, मैं योगेन जी को, बाकी लोगों को मैं सुनने के लिए दरअसल आया था, मेरा तो ये विषय भी नहीं है किस तरीके से, मुझे उतनी शायद समझ भी नहीं इस विषय में, लेकिन एक कहानी याद करके जाइएगा आप लोग। कहानी यह कि जब मॉन्टगोमरी का ये किस्सा शुरू हुआ तो मार्टिन लूथर किंग के एक व्हाइट दोस्त ने उनसे कहा, ओवर द इयर्स वी हैव हैड सच पीसफुल हार्मोनियस रेस रिलेशनशिप हियर। उनका अंग्रेज तो खैर सभी माफ करिएगा, व्हाइट जो दोस्त था उसने कहा था, कितने सालों से हम लोग देखिए कितने सौहार्द से यहां रह रहे हैं, अब तुम आके यहां टेंशन क्रिएट करके चले जा रहे हो। कितना अच्छा आजाद, सदियों से हमारे यहाँ कितनी शांति थी, बाबा साहब अम्बेडकर आए, खामखा उन्होंने टेंशन क्रिएट कर दिया, क्या ना टेंशन। तो यही सवाल उनसे कहा गया कि टेंशन क्रिएट क्यों कर रहे हो। ओवर द इयर्स वी हैव हैड सच पीसफुल हार्मोनियस रेस रिलेशंस हियर। और जो मार्टिन लूथर किंग ने जवाब दिया, वो जवाब दलित, पिछड़े और समाज के हर शोषित वर्ग के दिमाग में पेवस्त रहना चाहिए, और वही जवाब असली जवाब है। उन्होंने कहा, ट्रू पीस इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, यानी असली शांति तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, या न्याय की उपस्थिति है। अगर कहीं तनाव नहीं है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वहां न्याय नहीं, वहां अन्याय नहीं है। यह किताब जो है ये उस अन्याय के खिलाफ एक प्रतिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर जब वो बड़ौदा में गए डिफेंस सेक्रेटरी बनकर, उनका चपरासी जब चाबी देता था तो ऊपर से डालता था कहीं छुआ न टच ना हो जाए। और डिफेंस सेक्रेटरी होने के बाद भी बाबा साहब को उस पूरे शहर में कहीं रहने की जगह नहीं मिली थी। शहर के बाहर एक जगह पे अपना नाम और अपना परिचय छुपा के वहां रहना पड़ा था। और तब भी लोगों को पता चल गया। तो 15 दिन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने कार्यालय से अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा पूरा घर तहस नहस था। बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर के बाहर पूरी रात बैठ के रोए थे। और तब उन्होंने कहा था, ये ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं है। अगर हम अन्याय को सिर्फ इसलिए उसका प्रतिकार नहीं करेंगे कि समाज के अंदर तनाव होगा, तो फिर हम शायद उस न्याय के, उस इंसाफ के हकदार भी नहीं बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।